सॉफ्ट ड्रिंक का एक नॉस्टैल्जिक ब्रांड जो एक जमाने में इंडियन मार्केट का लीडर हुआ करता था, लेकिन कोक और पेप्सी जैसे ग्लोबल जायंट्स के सामने रेस हार गया। इस ब्रांड को मार्केट से गायब होकर तो लगभग 3 दशक हो चुके थे। अब बस यादों से जाने की बारी थी कि एक बार ये नाम फिर से चर्चा में आ जाता है जब रिलायंस इंडस्ट्रीज साल 1953 की शुरू हुई इस कंपनी को खरीदने की न्यूज़ को कंफर्म करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैंपा कोला की। साल 1970 और 80 के दशक का वो आइकॉनिक सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड जो इंडियन मार्केट पर राज किया करता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। द किस्सेबाज में एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज द किस्सेबाज के बिजनेस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं इसी आइकॉनिक सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा कोला के राइज, फॉल और कमबैक की पूरी कहानी की। और हमेशा की तरह से हम यह भी बात करेंगे कि गड़बड़ कहां पर हुई। तो बस आपकी इजाजत से शुरू करता हूं। साल था 1949। देश को आज़ादी मिले हुए अभी सिर्फ 2 ही साल हुए थे। देश फूड और हेल्थ जैसी बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहा था। हाल की मिली आज़ादी और पार्टीशन की मार की वजह से सरकारी खजाना लगभग खाली था। और यही वो साल है जब ग्लोबल सॉफ्ट ड्रिंक जायंट कोका कोला की भारतीय बाजार में एंट्री होती है। कोका कोला साल 1886 की इस्टेब्लिश्ड कंपनी थी और इस वक्त तक दुनिया भर में सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट पर कोक का ही डोमिनेंस था। यहाँ पर एक नोटिस करने के लिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्सर कर हम देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट या कंपनी बाजार में तब प्रवेश करता है जब बाजार तैयार होता है, लेकिन कोक जैसे ब्रांड्स इस ट्रेंड के बिल्कुल विपरीत हैं। ये रेडी मार्केट में नहीं एंटर करते, बल्कि ये वो हैं जो मार्केट को रेडी करते हैं, जिसे बिजनेस की भाषा में हम डिमांड जनरेशन कहते हैं। कोका कोला दिल्ली बेस्ड कंपनी द प्योर ड्रिंक्स ग्रुप की साझेदारी में भारतीय बाजार में उतरती है। ये वो कंपनी थी जो कोका कोला के लिए बॉटलिंग और मार्केटिंग का काम किया करती थी। कोका कोला जैसे सॉफ्ट ड्रिंक का स्वाद भारतीय बाजार के लिए बिल्कुल नया था, इसीलिए शुरुआती दौर में इसे सिर्फ अमीरों का ही ड्रिंक माना जाता था। लेकिन साल 1970 का दशक आते आते कोक कॉमन पीपल, जिसे हम बिजनेस की भाषा में मिड सेगमेंट मार्केट कहते हैं, उसमें भी काफ़ी पॉपुलर हो चुका था। कोका कोला भारत में अच्छा व्यापार कर रहा था। अब साल आता है 1973। देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए सरकार ने अपनी आर्थिक और विदेश नीतियों को रिफॉर्म करना शुरू किया था। और इसी के तहत साल 1973 में फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट नाम से एक कानून पास किया जाता है। इसके तहत विदेशी ब्रांड्स को भारत में व्यापार करने के लिए कड़े नियम थे। उन्हें अपना 60% तक स्टेक और प्रोप्राइटरी फार्मूला शेयर करना होता था, और यही शर्त कोका कोला के सामने भी रखी गई। कोका कोला 60% इक्विटी डाइल्यूट करने के लिए तो राजी था, लेकिन अपना प्रोप्राइटरी फार्मूला शेयर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। और इस वक्त तक कोका कोला का कंसंट्रेट भारत में अमेरिका से ही आया करता था। बहरहाल बातचीत का दौर जारी रहता है, लेकिन इस दौरान कोका कोला इंडिया में अपना ऑपरेशन जारी रखता है। अब साल आता है 1975। जी हाँ, इमरजेंसी वाला साल। 25 जून सन 1975 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश में इमरजेंसी का ऐलान कर देती हैं, और अगले 2 साल तक भारत की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल मची रहती है। लेकिन कोका कोला इस दौरान भी अपना ऑपरेशंस भारत में जारी रखता है। साल 1977 में इमरजेंसी हटाई जाती है और आम चुनावों की घोषणा होती है। इसी साल देश में पहली बार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गैर कांग्रेस वाली जनता पार्टी की सरकार का गठन होता है। सरकार की साफ सुथरी छवि वाले बोल्ड लीडर जॉर्ज फर्नांडिस को मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज बनाया जाता है। देश की इकोनॉमी को इंप्रूव करना सरकार के प्राइमरी एजेंडा में से एक था, और जॉर्ज फर्नांडिस फेरा नियमों को लेकर काफ़ी गंभीर थे, इसीलिए कोका कोला को एक बार फिर से मंत्रालय में तलब किया जाता है। कोका कोला अपनी उसी बात पर अडिग रहता है। कोका कोला 60% इक्विटी देने के लिए तो राजी था, लेकिन अपना प्रोप्राइटरी फार्मूला शेयर करने के लिए कतई नहीं। इसीलिए साल 1977 में कोका कोला को भारतीय बाजार से जाना पड़ता है। लेकिन इस समय तक भारतीय ग्राहक को सॉफ्ट ड्रिंक, या फिर कह लें तो कोका कोला जैसे ब्रांड का एडिक्शन हो चुका था। और कोका कोला के भारतीय बाजार से चले जाने के बाद सॉफ्ट ड्रिंक के मार्केट में एक बड़ा गैप क्रिएट हो चुका था, और ये गैप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी दिखाई देने लगा था। इसीलिए साल 1977 में कोका कोला की कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 777 नाम से एक सॉफ्ट ड्रिंक को लॉन्च किया। 777 का मतलब था 77। ये मोरारजी देसाई की जीत का ऐतिहासिक साल था। कहते हैं कि इस नाम को सुझाने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 10,000 रुपए का इनाम भी मिला था। लेकिन 777 का स्वाद कोका कोला के मुकाबले भारतीय ग्राहक को काफी कमजोर लगा। दूसरी तरफ द प्योर ड्रिंक्स ग्रुप के मालिक चरणजीत सिंह जी सरकार के फेरा नियमों से काफी नाखुश थे। यहाँ ये वही कंपनी थी जो कोक के लिए भारत में बॉटलिंग और मार्केटिंग का काम किया करती थी। कोका कोला के भारतीय बाजार से चले जाने के बाद चरणजीत सिंह के सामने सबसे बड़ी समस्या थी उनके फैक्ट्री के 2800 वर्कर्स की रोजी रोटी। 777 को पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया था, और यह सरकार का एक फेल्योर एक्सपेरिमेंट साबित हुआ था।
फिर क्या था, द प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने कैंपा कोला के नाम से भारतीय बाजार में एक नया सॉफ्ट ड्रिंक उतारा जिसका नाम और स्वाद काफी हद तक कोका कोला के करीब था और कैंपा कोला के शानदार विज्ञापन और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की वजह से बहुत ही कम समय में कैंपा कोला भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट का लीडर बन चुका था। ऐसा नहीं कि कंपटीशन में कोई और नहीं था, कंपटीशन में पार्ले ग्रुप का थम्स अप ब्रांड भी था, लेकिन मार्केट पर डोमिनेंस कैंपा का ही रहा। अब साल आता है 1989। देश में युवा नेता श्री राजीव गांधी जी की सरकार थी और इंडियन इकोनॉमी को मजबूत करने पर सरकार का खासा फोकस था। इसीलिए भारतीय बाजार को एक बार फिर से विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया जाता है, खासतौर से टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर में। इसी के साथ साल 1989 में पेप्सी की एक बार फिर से भारतीय बाजार में एंट्री होती है। पेप्सी के भारतीय बाजार में एंट्री होने के साथ साथ ही कैंपा कोला के लिए कंपटीशन का दौर शुरू हो चुका था। अब साल आता है 1991 और पीवी नरसिम्हा राव जी की लीडरशिप में देश में नई सरकार का गठन होता है, लेकिन इस दौरान भी देश में इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर जारी रहता है और इसीलिए सरकार अपनी व्यापार नीतियों में मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करती है ताकि भारतीय बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए और सुगम बनाया जा सके। और इसी के साथ साल 1993 में कोका कोला की एक बार फिर से भारतीय बाजार में एंट्री होती है। इस बार कोका कोला पार्ले ग्रुप के एक्विजिशन के साथ भारतीय बाजार में उतरता है, जिसकी वजह से न सिर्फ उसके पास थम्स अप, गोल्ड स्पॉट और लिम्का जैसे पॉपुलर ब्रांड्स थे, बल्कि एक बना बनाया डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग नेटवर्क भी था। पेप्सी और कोका कोला दोनों के भारतीय बाजार में एंट्री की वजह से कैंपा कोला के लिए कंपटीशन काफी बढ़ चुका था। पेप्सी और कोक दोनों ही मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में काफी एग्रेसिव थे और उनके पास इस पर खर्चा करने के लिए इफरात पैसा भी था। रफ्तार के आगे अब कैंपा कोला का टिक पाना बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे कैंपा कोला पेप्सी और कोक जैसे जायंट्स के आगे अपना मार्केट शेयर और रेवेन्यू खोने लगा था। साल 2000 के आते आते कैंपा कोला इस कदर डिक्लाइन हो चुका था कि उसे अपना दिल्ली का बॉटलिंग प्लांट और ऑफिस बंद करना पड़ा। हरियाणा में अब भी बहुत थोड़ी मात्रा में कैंपा कोला को बॉटल किया जाता था, लेकिन साल 2009 के आते आते कैंपा कोला पूरी तरह से मार्केट से गायब हो चुका था। लेकिन बाजार का तो वही दस्तूर है, किसी का बुरा वक्त किसी के लिए अच्छे वक्त के रूप में आता है। एक तरफ जहां कैंपा कोला डिक्लाइन कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड काफी समय से एफएमसीजी मार्केट के ब्रेवरेज सेक्टर में एंट्री करना चाह रहा था। इसीलिए साल 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दिल्ली बेस्ड द प्योर ड्रिंक्स ग्रुप कंपनी को यानी कि कैंपा कोला को 22 करोड़ रुपए में खरीदने का फैसला करता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कैंपा कोला के ब्रांड नॉस्टैल्जिया को बहुत अच्छी तरह समझता था और उस लिहाज से 22 करोड़ रुपए की कीमत कैंपा कोला जैसे ब्रांड को खरीदने के लिए बहुत ही मुनासिब और मामूली थी। अब रिलायंस भी कैंपा कोला के साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स के मार्केट में ग्लोबल प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट करने के लिए उतर चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कैंपा कोला को लॉन्च करने की स्ट्रेटजी वही जियो वाली है। इसी वजह से कैंपा कोला के प्राइसेस पेप्सी और कोक जैसे ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले लगभग आधे हैं और फ्लेवर्स वही सारे हैं। तो ये तो थी पूरी कहानी कैंपा कोला के राइज, फॉल और कमबैक की। आपने अभी तक कैंपा कोला ट्राई किया है कि नहीं किया है? मैंने तो किया है। मुझे इसका टेस्ट काफ़ी हद तक पेप्सी और कोक के आसपास का ही लगा। आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको कैंपा कैसा लगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।